का स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या पढ़ा जाता है। सामान्य रूप से जब परीक्षा में प्रश्न आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है, इसके क्षेत्र का वर्णन करो, तो स्टूडेंट्स थोड़े से नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उनको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पता होती है। जबकि होता क्या है, बहुत सिंपल है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, जो आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब देखते हैं तो उसमें जो जो चैप्टर है वही व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र कहलाता है। सामान्य रूप से अगर हम बात करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या क्या शामिल किया जाता है, तो मूल रूप से इसको 5 क्षेत्रों में बांट सकते हैं। उपभोग के सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़े जाते हैं, उत्पादन के सिद्धांत पढ़े जाते हैं, वस्तु कीमत के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। इसके बाद में साधन कीमत निर्धारण कैसे होता है, ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। और लास्ट में हम देखें तो आर्थिक कल्याण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा जाता है। जब भी आप व्यष्टि अर्थशास्त्र की कोई किताब खोलेंगे तो उसमें पहला पार्ट जो होता है वो होता है उपभोग का सिद्धांत। इस उपभोग का सिद्धांत का मतलब है कि किस प्रकार से उपयोगिता को मापा जा सकता है। सीमांत उपयोगिता क्या होती है, कुल उपयोगिता क्या होती है, सीमांत उपयोगिता हास नियम किसे कहते हैं, सम सीमांत उपयोगिता नियम किसे कहते हैं, मांग का क्या नियम है, मांग की लोच का कैसे निर्धारण होता है, पूर्ति किसे कहा जाता है, पूर्ति की लोच किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा क्या होती है, तटस्थ वक्र विश्लेषण क्या है, किस प्रकार से तटस्थ वक्र विश्लेषण के माध्यम से हम कीमत प्रभाव को आय व प्रतिस्थापन प्रभाव से अलग कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य जो गणनावाचक विचारधारा उपयोगिता की है और क्रमवाचक विचारधारा उपयोगिता की है, उनसे संबंधित जितने भी हम चैप्टर पढ़ते हैं वो सारे के सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो उपभोग के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। सामान्य रूप से आपने जब सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस में भी सिलेबस के 5 पार्ट होते हैं। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का कोई सिलेबस है, चाहे आप बात कर रहे हैं कि सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी लागू हो गई, उसमें 5-5 सेमेस्टर में आपका पेपर आ रहा है और सेमेस्टर सिस्टम है। तो यहाँ देखिए जो 5 यूनिट होते हैं वो सारे के सारे व्यष्टि अर्थशास्त्र का पेपर होगा, तो उसमें 5 यूनिट में यही 5 क्षेत्र पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि दूसरा क्षेत्र उत्पादन का सिद्धांत जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा क्षेत्र है, यानी जो स्कोप ऑफ प्रोडक्शन जिसको हम कह सकते हैं। तो यहाँ देखिए उत्पादन किसको कहा जाता है, कुल उत्पादन क्या होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, औसत उत्पादन क्या होता है, एक परिवर्तित साधन सहित उत्पादन फलन होता है जिसको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं, वो इसमें हम पढ़ेंगे। 2 परिवर्तित साधनों सहित जो उत्पादन फलन होता है जिसको हम समोत्पाद वक्र कहते हैं, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। इसके अलावा सभी उत्पादन के साधन को परिवर्तन करने पर जो उत्पादन में परिवर्तन होता है जिसका अध्ययन हम पैमाने के प्रतिफल में करते हैं, उसका अध्ययन भी इसमें होगा। तो जहां उपभोग का सिद्धांत है, सारे के सारे चैप्टर उपभोग से संबंधित है। यहाँ जो है जो दूसरा क्षेत्र है वो उत्पादन का क्षेत्र कहलाता है, जिसमें हम यही पढ़ेंगे परिवर्तनशील अनुपातों का नियम क्या है, समोत्पाद वक्र क्या है, पैमाने के प्रतिफल क्या है। तीसरा होता है वस्तु कीमत सिद्धांत, जो कि तीसरा सेक्टर है जिसको हम मार्केट सेक्टर भी कह सकते हैं, कि किसी वस्तु की कीमत का निर्धारण किस प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ देखी व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं कि अलग अलग बाजार होते हैं, उसमें कीमत का निर्धारण अलग अलग होता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है, उसमें कीमत का निर्धारण करने का अलग तरीका है। अगर एकाधिकार है तो वहां कीमत अलग तरीके से निर्धारित होती है। और यदि अपूर्ण प्रतियोगिता है जिसमें अगर दयाधिकार है तो वहां कीमत का निर्धारण अलग होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, तो वहां कीमत का निर्धारण अलग तरीके से होता है। इसी प्रकार से अगर ओलिगोपोली है यानी अल्पाधिकार है तो उसमें कीमत का निर्धारण कैसे होता है। तो इसमें हम जितने भी मार्केट से रिलेटेड कीमत का निर्धारण के सिद्धांत है, चाहे वह पूर्ण प्रतियोगिता है, चाहे एकाधिकार है, चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता है, दयाधिकार है, अल्पाधिकार है, इन सबका अध्ययन हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। इसके अलावा उत्पादन के जो साधन है, 5 साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और सांस, उनको किस प्रकार से प्रतिफल देते हैं। जैसे कि सामान्य रूप से हम देखें तो भूमि को लगान दिया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया जाता है, प्रबंधक को वेतन दिया जाता है, साहसी को लाभ दिया जाता है, और भूमि को लगान दिया जाता है, श्रम को मजदूरी दी जाती है। तो उत्पादन के जितने भी साधन उनकी मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, तो इसका अध्ययन हम इसमें करेंगे कि ब्याज का निर्धारण किस तरीके से होता है, ब्याज दर का क्लासिकल सिद्धांत क्या है, केन्स का सिद्धांत क्या है, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत क्या है, मजदूरी का निर्धारण किस प्रकार से होता है। मजदूरी के निर्धारण के लिए अलग अलग जो विचारक है उन्होंने अलग अलग विचार दिए हैं। किसी ने मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की बात की है, किसी ने मजदूरी के लोह सिद्धांत की बात की है, किसी ने मजदूरी की मांग और पूर्ति के सिद्धांत की बात की। तो कौन कौन से सिद्धांत मजदूरी के हैं, कौन कौन से लगान के निर्धारण का सिद्धांत है, जैसे रिकार्डो के लगान का सिद्धांत है, उसके बाद आधुनिक लगान का सिद्धांत है,
इसी प्रकार से वितरण का सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत है। लाभ किस प्रकार से निर्धारित होता है, लाभ अनिश्चितता वहन का प्रतिफल है या लाभ के अलग अलग सिद्धांत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जितने भी साधन है, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, इनको किस प्रकार से कीमत निर्धारित होती है। जैसे भूमि को हम लगान देते हैं, पूंजी को हम ब्याज देते हैं, श्रम को हम मजदूरी देते हैं, प्रबंधक को हम वेतन देते हैं और साहसी को जो लाभ देते हैं, उन वो जो वितरण है वो किन किन सिद्धांतों के आधार पर होता है, इसका अध्ययन भी हम सारा का सारा व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, जिसे साधन कीमत निर्धारण के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा वर्तमान में एक बहुत व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक और महत्वपूर्ण जो कड़ी जुड़ी है वो है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। किस प्रकार से व्यक्ति का आर्थिक कल्याण बढ़ाया जाए, इसके जो भी सिद्धांत है, चाहे वह पेरेटो का सिद्धांत हो, चाहे वर्गसन सैमुअल्सन का सिद्धांत हो, लिटिन का मापदंड हो, सामाजिक कल्याण फलन हो, जो भी आर्थिक कल्याण से संबंधित सिद्धांत है, उन सभी का भी अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। तो अगर परीक्षा में यह आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से 5 क्षेत्र होते हैं उत्पादन के, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, साहस, वैसे ही आप कोई भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब ले लीजिए, चाहे किसी भी राइटर की किताब हो, वह 5 भागों में विभाजित होगी। स्टार्टिंग में वहां उपभोग के सिद्धांत होते हैं, जैसे उपयोगिता के सिद्धांत है, उपभोग के सिद्धांत इसको कहते हैं, जिसमें आपका तटस्थता वक्र है, मांग की लोच है, मांग वक्र है, उपभोक्ता की बचत है, सारी की सारी आती है। उत्पादन के सिद्धांत में उत्पादन का जो है एक परिवर्तित उत्पादन फलन, 2 साधन परिवर्तित हो तो और सभी साधन परिवर्तित हो तो अल्पकालीन उत्पादन फलन हो सकता है, दीर्घकालीन उत्पादन फलन हो सकता है। वस्तु कीमत का सिद्धांत मैंने जो आपको वैसे बताया कि पूरा का पूरा मार्केट इसके अंतर्गत आता है। कोई भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब होगी तो उसमें मार्केट का चैप्टर जरूर होगा, जिसमें पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता के सिद्धांत होंगे। इसके अलावा जो भी साधन कीमत का निर्धारण है, उत्पादन के जो भी साधन है उनका, और लास्ट में हर व्यष्टि अर्थशास्त्र की किताब में होता है आर्थिक कल्याण के सारे सिद्धांतों की जानकारी होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है। सामान्य रूप से जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए इसके क्षेत्र के बारे में प्रकाश डालिए या इसके क्षेत्र व महत्व के बारे में बताइए। तो अगले जो वीडियो होगा उसमें हम अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ ये वीडियो अर्थशास्त्र का कौन कौन सा स्कोप है, कौन कौन से क्षेत्र है, इसकी जानकारी करने में आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।